हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम जो पिछले क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 को शुरू किए थे हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले हम एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं कि पिछले क्लास में हम क्या क्या पढ़े थे। हम पढ़ रहे थे सीबीएसई क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है पॉलिटिकल फ्रंटियर। उसमें हम कुछ चीजों को ऐड करते हैं और कुछ चीजों को एक्सक्लूड करते हैं। क्या क्या चीज इंक्लूड होगा? 3 चीजें इंक्लूड होंगी। सबसे पहले शिप एंड एयरक्राफ्ट इफ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ इंडियन रेसिडेंट, दूसरा फिशिंग वेसल्स, नेचुरल एंड ऑयल गैस रिग्स, और साथ में आ गया हमारा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। इन तीनों के केस में हमें चेक करना है कि वो कहां पर है। इंटरनेशनल वाटर में अगर है तो हम ओनरशिप चेक करेंगे, अगर इंडिया के वाटर में तब हमें कुछ भी चेक नहीं करना है, वो इंडिया के में इंक्लूड होगा। और तीसरा हमारा पार्ट जो था वो है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री ऑफ इंडिया लोकेटेड अब्रॉड। ठीक है, हमारा जितना भी एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट किसी और कंट्री में लोकेटेड है वो सब हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। एक्सक्लूजन में 2 पार्ट था, वो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट किसी और कंट्री का, ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन इंडिया, किसी और कंट्री का जो इंडिया के अंदर में लोकेटेड है उसको हम लोग एक्सक्लूड कर लेंगे। साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी के सगे नहीं होते, इस वजह से हम इसको भी एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 1। उसके बाद हम टॉपिक नंबर 2 में पढ़े थे कि हमारा हु इज अ नॉर्मल रेसिडेंट, हु इज अ नॉर्मल रेसिडेंट एंड हु इज अ नॉन नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमारे पास एक डायग्राम है। डायग्राम में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इस एग्जांपल्स को कर लेते हैं पहले फटाफट से। क्या क्या एग्जांपल दिया हुआ है? सबसे पहला एग्जांपल, इसमें से तुम्हें बताना है कौन सा हमारा इंक्लूड होगा और कौन सा एक्सक्लूड होगा। सबसे पहले शिप एंड एयरक्राफ्ट, कहां से कहां जा रहा है? इंडियन एयरलाइन फ्लाइंग फ्रॉम काठमांडू टू कोलंबो। काठमांडू कहां पर है? नेपाल में। कोलंबो कहां पर है? श्रीलंका में। क्या ये हमारे नेशनल इनकम में या फिर क्या ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में ऐड होगा? अगर होगा तो क्यों होगा? देखो ध्यान दो, एयरलाइन कौन सा है? इंडियन है, नाम में लिखा हुआ है इंडियन एयरलाइन। हम पहले ही बात किए थे शिप एंड एयरक्राफ्ट के केस में हमें ओनरशिप चेक करना है, तो यहां पर ओनरशिप में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसका ओनरशिप किसका है? इंडियन एयरलाइन लिखा हुआ है ना, नाम इंडियन एयरलाइन। तो इंडियन एयरलाइन के केस में ये क्या होगा? हमारा ऐड हो जाएगा, तो दिस इज इंक्लूडेड। सेकेंड नंबर, सेकेंड कौन सा था? एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। आते हैं बाद में इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद। हमारा ऑफिस कहां पर है? इस्लामाबाद में है। हमारा ऑफिस कहां पर लोकेटेड है? इस्लामाबाद में। क्या ये हमारा हिस्सा होगा? यस, ये भी हमारा हिस्सा होगा। एक और था पॉइंट, क्या था? फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स कहां पर है? देखो ये रहा फिशिंग वेसल, कहां पर सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है इंटरनेशनल वाटर में। क्या अब क्या चेक करेंगे? इसका ओनरशिप चेक करेंगे। ओनरशिप क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? इंडिया का फ्लैग लगा है? यस सर, इंडिया का फ्लैग लगा है, मतलब इसका मालिक कौन होगा? एक इंडियन होगा। अगर मालिक इंडियन है तो ये भी क्या हो जाएगा? इंक्लूडेड। अब 2 एक्सक्लूजन था इसमें। सबसे पहला वर्ल्ड बैंक का ऑफिस, इंटरनेशनल ऑफिस जितने भी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सक्लूडेड। और यूके हाई कमीशन, यूके का ऑफिस हमारे इंडिया में सिचुएटेड है, तो यूके का ऑफिस अगर इंडिया में सिचुएटेड है तो वो यूके का पार्ट बनेगा, हमारा पार्ट नहीं बनेगा, इसीलिए ये भी एक्सक्लूडेड। तो सारा पॉइंट हो गया, तीनों इंक्लूजन का और दोनों एक्सक्लूजन का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे वो था नॉर्मल रेसिडेंट। वह हु इज अ नॉर्मल रेसिडेंट? नॉर्मल रेसिडेंट बनने के लिए 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है। पहला तो ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन इंडिया, और दूसरा हमारा हो गया जिसका बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया में होता है। लेकिन 6 प्रकार के ऐसे लोग हैं जो सारा कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद भी वो कभी इंडिया का हिस्से में नहीं आएंगे, मतलब इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बनेंगे। कौन कौन है? सबसे पहला फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। फर्स्ट पॉइंट हो गया फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर, वो चाहे कुछ भी कर लें वो इंडिया के कभी भी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। दूसरा है फॉरेन स्टाफ,
जो एम्बेसीज, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स या आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रहे हैं, ये सब हमारे कभी भी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। कौन से स्टाफ? फॉरेन स्टाफ, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी का सगा नहीं होता, हम उसको अगर हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐड नहीं कर रहे हैं तो वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट भी कभी बन नहीं पाएगा। पॉइंट नंबर 4 था हमारा एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। 1 ईयर का रूल है, अगर 1 साल से कम है तो वो जिस कंट्री को बिलोंग करता है वो उस कंट्री का होगा, 1 साल से ज्यादा काम कर ले तो वो हमारे इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, क्रू मेंबर्स। क्रू मेंबर्स के केस में भी 1 ईयर का रूल था, 1 ईयर से ज्यादा हो गया तो वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। और आखिरी में बॉर्डर वर्कर। बॉर्डर वर्कर कौन होता है? वो इंसान जो हर रोज बॉर्डर क्रॉस करके काम करने जाता है, तो उस केस में घर उसका जौन सा साइड में होगा वो उसका नॉर्मल रेसिडेंट का जगह होगा। अगर घर इंडिया में है, वो हर रोज नेपाल जा रहा है काम करने, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा। घर अगर नेपाल में है, रोज इंडिया आ रहा है काम करने, तो वो नेपाल का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा। घर जिधर है वो उधर का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, यहां तक हम पिछले क्लास में पढ़े थे। अब चलते हैं आगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक क्या बोलता है? सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप। हु इज अ सिटीजन एंड हु इज अ रेसिडेंट। सिटीजनशिप अलग होता है, रेसिडेंटशिप अलग होता है। सिटीजनशिप, क्या मैं इंडिया का सिटीजन हूं? कैसे बनूंगा इंडिया का सिटीजन? 2 तरीका है। एक तो या तो मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं, अगर मैं इंडिया में बॉर्न हुआ हूं, इंडिया में पैदा हुआ हूं, तो मैं इंडिया का सिटीजन बन जाऊंगा, ऑटोमेटिकली बन जाऊंगा। दूसरा तरीका है, अगर बाई चांस मैं गलती से इंडिया में पैदा नहीं हुआ हूं, तो उस केस में मैं गवर्नमेंट को अप्लाई करूंगा। गवर्नमेंट का स्पेसिफिक फॉर्मेट है, फॉर्म है, मैं उस फॉर्म को फिलअप करके अप्लाई करूंगा। गवर्नमेंट अगर मुझे अलाउ कर देता है तो मैं इंडिया का सिटीजन बन जाऊंगा। तो सिटीजनशिप के लिए 2 तरीका है। एक तो व्हेन अ पर्सन इज बॉर्न इन इंडिया ही एक्वायर्स ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, और दूसरा अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप। अगर गलती से बाहर पैदा हो गए हो तो अप्लाई करोगे सिटीजनशिप के लिए, और अप्लाई करने के बाद इंडिया का लॉ अगर अलाउ कर देगा तो तुम इंडिया के सिटीजन बन जाओगे। तो सिटीजनशिप अलग होता है, रेसिडेंटशिप अलग होता है। हो सकता है मैं इंडिया का सिटीजन हूं लेकिन रेसिडेंट नहीं हूं, हो सकता है मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं लेकिन मैं सिटीजन नहीं हूं। तो सिटीजनशिप को रेसिडेंटशिप से कोई लेना देना नहीं है, रेसिडेंटशिप को सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। हमारे सिलेबस में रेसिडेंटशिप से हमें मतलब है, सिटीजनशिप से हमें कोई मतलब नहीं है। सिटीजनशिप कहीं का भी हो दुनिया का, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या चेक करना है? रेसिडेंट है या नहीं है। रेसिडेंट चेक करने का क्या कंडीशन है? 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, नॉर्मली इंडिया में रहना चाहिए, और दूसरा बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया के अंदर में होना चाहिए। अगर ये दोनों काम हो जाता है तो हम क्या बन जाएंगे? रेसिडेंट इंडिया के बन जाएंगे। इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी performed by a person. An individual is a normal resident of a country if he ordinarily resides in the country. पहला कंडीशन जो हम पिछले क्लास में भी पढ़े थे, ये पहला कंडीशन है। और दूसरा फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर एंड हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी या सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया का बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहला, अ चाइनीज लिविंग इन इंडिया। कहां का है वो? चाइनीज है, उसका सिटीजनशिप चाइना का है, लेकिन वो इंडिया में रहता है। इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट बन गया क्योंकि वो इंडिया में रहता है, उसका बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया में होता है। हाउएवर ही इज नॉट अ सिटीजन, वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। वो कहाँ का सिटीजन है? चाइना का सिटीजन है, इसीलिए तो हम उसको चाइनीज बोले। सिटीजन और नेशनल ऑफ इंडिया एज ही डज नॉट होल्ड citizenship of India. It means a person can be a citizen of one country at the same time a resident of any another country. मैं किसी कंट्री का सिटीजन, किसी और कंट्री का रेसिडेंट हो सकता हूं। ठीक है, तो सिटीजनशिप को रेसिडेंटशिप से कोई लेना देना नहीं है, रेसिडेंटशिप को सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट अभी के लिए फिलहाल क्लियर है सबका। चलते हैं आगे एक और नए कॉन्सेप्ट के अंदर। कॉन्सेप्ट का नाम है फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़े थे। फैक्टर सर्विसेज 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा फैक्टर सर्विसेज होता है? सबसे पहला लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। जब हम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज के बदले में पैसा देते हैं तो उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स, और जो पैसा ले रहा है उसके लिए होता है फैक्टर इनकम। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम तो बेसिकली 4 प्रकार के होंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम, लैंड,
लैंड के बदले में क्या मिलेगा? रेंट। लेबर के बदले में सैलरी एंड वेजेस। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर के बदले में जनरली मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड लिखता हूं, तुम चाहो तो प्रॉफिट भी लिख सकते हो, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को रिस्क भी लेना पड़ता है और लॉस भी झेलना पड़ता है, प्रॉफिट भी झेलना पड़ता है, सब कुछ उसका है। तो ये चारों हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ये चारों चीज हमें क्या है? ये चारों चीज हमारे लिए फैक्टर पेमेंट्स है, फैक्टर इनकम है। ठीक है, फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज देकर जो पैसा मिलता है। अब फैक्टर सर्विसेज तुम्हें तो पता है, चार प्रकार का फैक्टर सर्विसेज: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइमरी इनपुट विच आर नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ये प्राइमरी इनपुट्स होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जरूरत हमें पड़ता है। क्लियर है बात? तो फैक्टर पेमेंट क्या होता है? नेक्स्ट आते हैं हमारे ट्रांसफर पेमेंट के अंदर। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? जिसके लिए हमें कुछ नहीं देना पड़ता। गिफ्ट, अगर मुझे गिफ्ट मिला, क्या उसके बदले में मुझे कुछ देना मैं बाउंड हूं? ये एक प्रकार का ट्रांसफर इनकम है। डोनेशन, ग्रांट, पेंशन, ये सब के बदले में हमें कुछ देना नहीं पड़ता, तो ये सारा इनकम होता है हमारा ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग, बिना कुछ दिए, विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। इट इज यूनिलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब वन साइडेड, क्योंकि हम सिर्फ दे रहे हैं या हम सिर्फ ले रहे हैं, ऑपोजिट साइड से कुछ भी नहीं हो रहा। अगर मैं दे रहा हूं तो बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा, अगर मैं ले रहा हूं तो मैं बदले में कुछ नहीं दे रहा हूं, तो ये वन साइडेड होता है। वहीं पर अगर हम ट्रांसफर फैक्टर पेमेंट का बात करें तो फैक्टर पेमेंट टू साइडेड होता है, बाइलेटरल बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, अभी हम डिफरेंस बिटवीन में भी आएंगे। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम इसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते। क्यों नहीं करते? सोच कर देखो। मान लो मेरा इनकम 1,00,000 रुपए, मैं 1,00,000 रुपए अपने इनकम में से 20,000 रुपए किसी को गिफ्ट दे दिया, तो अगर हम नेशनल इनकम में इसको भी इंक्लूड कर लें तो नेशनल इनकम कितना हो जाएगा? मेरा 1,00,000 का इनकम प्लस मिस्टर ए का, जिसको मैं गिफ्ट दिया 20,000 का, उसका भी 20,000 का इनकम, टोटल कितना हो गया? 1,20,000 रुपए। क्या रियलिटी में 1,20,000 का इनकम जनरेट हुआ इकोनॉमी में? मेरे 1,00,000 में से ही तो मैं 20,000 दिया हूं उसको। अगर वो मेरे लिए कुछ मेहनत करता, कुछ काम करता और मैं उसको पैसा देता, तब इनकम का जनरेशन होता। उसको तो फ्री फोकट 20,000 मिल गया, तो वो मेरे इनकम का ही तो हिस्सा है ना। तो अगर वो मेरे इनकम का हिस्सा है तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा अलग से। टोटल इनकम जनरेशन कितने का हुआ? 1,00,000 का ही हुआ। ठीक है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट कैन बी रिसीव्ड आइदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी ले सकते हैं, ऑफ अ कंट्री और फ्रॉम अब्रॉड। एग्जांपल क्या क्या देखो, ओल्ड एज पेंशन, बुढ़ापे में जो पेंशन मिलता है। स्कॉलरशिप तुम्हें कभी मिला नहीं होगा, लेकिन मान लेते हैं स्कॉलरशिप भी, स्कॉलरशिप अच्छे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है। तुम्हें मालूम है एक कॉन्सेप्ट है, जो बहुत अच्छे और बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप नाम का एक बढ़िया सा चीज है, गूगल में जाकर खोजना तुम्हें पता चलेगा स्कॉलरशिप क्या होता है। तो स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मतलब बिना काम किए पैसा गवर्नमेंट देता है, इसीलिए लोग काम नहीं करते। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बोल के पैसा देता है गवर्नमेंट, प्लस वो लोग काम नहीं करते, फिर से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस काम खरीद ले लेते हैं गवर्नमेंट से। पॉकेट मनी, घर वाले देते हैं तुमको पॉकेट मनी फ्री फोकट का। ठीक है, तो पॉकेट मनी, तो ये सारा जो होता है ये ट्रांसफर इनकम होता है। आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन के अंदर में। डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज को याद रखना, हमेशा बेसिस ऑफ डिफरेंस को लिखना जरूरी है। अगर बेसिस नहीं लिखोगे, खाली डिफरेंस बिटवीन लिखोगे तो फुल मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे, बहुत सारे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मीनिंग, मीनिंग में फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम लिख सकते हैं, अभी जस्ट पढ़े हम लोग। इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और ट्रांसफर इनकम में क्या था? रिसीव इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग, बिना कुछ दिए, एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। ठीक है, नेचर, इट इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, ये नेशनल इनकम में भी ऐड होता है और डोमेस्टिक इनकम में भी ऐड होता है। इट इज नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम, हम ट्रांसफर इनकम को कहीं भी ऐड नहीं करते, ना नेशनल इनकम निकालने टाइम कैलकुलेट करेंगे, ना डोमेस्टिक इनकम निकालने टाइम कैलकुलेट करेंगे।
कॉन्सेप्ट, इट इज अर्निंग कॉन्सेप्ट, मेहनत करके पैसा कमाया जाता है, यहां पर फ्री फोकट का पैसा मिलता है, इट इज अ रिसीट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आते हैं और डिफरेंस बिटवीन, बाकी है अभी पॉइंट नंबर 4 सॉरी, रिसिपिएंट, इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देगा उसको मिलता है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ये फ्री फोकट का, इट इज रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट, फोकट का ले जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और एग्जांपल आ जाएगा स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा। बहुत सारा पॉइंट यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज के लिए, फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स आज के लिए आखिरी टॉपिक, ध्यान से समझना। ठीक है, फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। सबसे पहले फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। हम फाइनल गुड्स को दो चीजों के लिए यूज करते हैं, या तो हम कंजम्पशन कर लेंगे या फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। या तो कंजम्पशन के लिए यूज होगा या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होगा। इट मस्ट बी नोटेड दैट फाइनल गुड्स आर नाइदर रीसोल्ड, हम इसको कभी रीसोल्ड नहीं करेंगे, नाइदर रीसोल्ड मतलब बेचेंगे नहीं, सेल नहीं करेंगे, हम कभी भी सेल नहीं करेंगे, नॉर यूज्ड फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, हम फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन में भी यूज नहीं करेंगे, मतलब एज अ रॉ मटेरियल भी हम इसे यूज नहीं करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब मैं एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले मान लो एक मिठाई दुकान वाला है, स्वीट शॉप वाला है, ठीक है, वो मिल्क खरीदता है। अब वो इस मिल्क का क्या करेगा, इस मिल्क को यूज करके मिठाई बनाएगा। शुगर खरीदता है, शुगर का क्या करेगा, यूज करके स्वीट्स बनाएगा, मिठाई बनाएगा। तो ये इस दोनों सामान का इस्तेमाल कहां पर कर रहा है, ये दोनों सामान को फर्दर ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मतलब मिल्क और शुगर को ट्रांसफॉर्म करके एक नया प्रोडक्ट बना रहा है जिसका नाम है स्वीट्स। जब वो दोनों को ट्रांसफॉर्म करके स्वीट्स बनाया तो ये दोनों उसके लिए क्या फाइनल गुड्स होगा, नहीं, ये दोनों उसके लिए इंटरमीडिएट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, फाइनल गुड्स को ना हम कभी बेचते हैं, नाइदर रीसोल्ड नॉर यूज्ड इन फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, हम उसको फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं करेंगे। अगर हम बेच दें या फर्दर ट्रांसफॉर्म कर दें तो वो फाइनल गुड्स नहीं कहलाएगा। अगर कोई गुड्स फाइनल गुड्स नहीं है तो वो क्या बनेगा, वो ऑटोमेटिकली इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली इंटरमीडिएट, तो इस केस में मिल्क एंड शुगर क्या है, इंटरमीडिएट है, क्योंकि वो फर्दर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अभी एग्जांपल लेता हूं और, अब ये मिठाई दुकान वाला क्या करता है, मिठाई का ये होलसेलर था, ये एक रिटेलर को बेच देता है। तो ये जो मिठाई इसको बेचा, रिटेलर क्यों खरीदा मिठाई को, रिटेलर के खरीदने का मोटिव क्या था, रिटेलर के खरीदने का मोटिव था रीसेलिंग, वो बेचने के लिए खरीदा था। तो हम यहां पर क्लियरली दो काम लिख दिए, ये दो काम तुम नहीं कर सकते भाई, क्या क्या, एक तो ना तुम बेच सकते हो उसको, ठीक है, ना तुम उसको फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन में यूज कर सकते हो। तो रिटेलर जब स्वीट्स को खरीदा, किसको बेचने के लिए, कस्टमर को बेचने के लिए, तो रिटेलर के लिए भी ये क्या बन जाएगा, रिटेलर के लिए भी ये इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट गुड्स बोले। क्यों इंटरमीडिएट है, क्योंकि ये खरीदा है बेचने के लिए। अब जब कस्टमर इसे खरीद लेगा, कस्टमर क्यों खरीदा है, कस्टमर कंजम्पशन के लिए खरीदा है, खुद खाने के लिए खरीदा है। कस्टमर का मोटिव नहीं था बेचना, कस्टमर का मोटिव था मिठाई खरीदेंगे, खाएंगे, मजा आएगा। तो कस्टमर क्यों खरीदा था, कंजम्पशन के लिए खरीदा था। इस वजह से ये कस्टमर के लिए कंजम्पशन गुड्स है। तो फाइनल गुड्स का डेफिनेशन क्या बोलता है, अगर तुम कंजम्पशन के लिए खरीदते हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हो, तो कंजम्पशन के लिए कौन खरीदा, फाइनल कस्टमर खरीदा, तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं लाइन खींच दूं, यहां पर मैं क्या किया, एक लाइन खींच दिया, इसके पहले चाहे वो फैक्ट्री वाला हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो कोई भी हो, ये सब के लिए का मोटिव क्या था, मिठाई को खरीदने का या मिठाई को बनाने का, ताकि वो लोग बेच पाए। ठीक है, तो अगर बेचना मोटिव है तो वो क्या बनेगा, इंटरमीडिएट गुड्स बनेगा। लेकिन कस्टमर का मोटिव क्या था, कस्टमर का मोटिव था खाना, खुद कंज्यूम करना था, तो उसके लिए क्या बन जाएगा, ये
फाइनल गुड्स। बात समझ में आया? तो ये जो लाइन मैं बनाया, ये लाइन को हम बोलते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। हम प्रोडक्शन बाउंड्री का कॉन्सेप्ट को समझेंगे आगे जाकर। फिलहाल के लिए बात करके देखो, ये जो बॉक्स बनाया, इस बॉक्स के अंदर ये क्या है? इंटरमीडिएट है। चाहे वो फैक्ट्री वाला है तो इंटरमीडिएट है, होलसेलर है तब भी इंटरमीडिएट है, रिटेलर है तब भी इंटरमीडिएट है, क्योंकि सबका मोटिव क्या है? बेचना। अगर बेचना मोटिव है तो इंटरमीडिएट होगा, या फिर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन करना मोटिव है तब भी वो क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा। तो इन सबके लिए वो इंटरमीडिएट है। लेकिन कस्टमर के पास जब प्रोडक्ट आया तब वो क्या बन जाएगा? फाइनल। बिकॉज कस्टमर का मोटिव क्या है? कंजम्पशन। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जिसको हम या तो कंज्यूम करने के लिए खरीदते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं। अब इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल देता हूं, ठीक है? मान लेते हैं ये जो स्क्रीन लगाया हुआ है जिसमें तुम पढ़ाई कर रहे हो, ये स्क्रीन हमारे लिए क्या है? दिस इज इन्वेस्टमेंट फॉर अस। ये हमारे बैलेंस शीट का हिस्सा बनेगा। हर साल हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हर साल हम इस प्रोडक्ट को क्या हम बेचने के लिए लगाए हैं? नहीं। तो हम पहली बात तो रीसेलिंग के लिए नहीं लगाए हैं। मैं यहां पर मिटा देता हूं ताकि मैं फिर से लिख सकूं। मैं स्क्रीन को बेचने के लिए तो नहीं लाया हूं यहां पर। क्या स्क्रीन बेचना मेरा काम है? नहीं। स्क्रीन को यूज करके तुमको पढ़ाना मेरा काम है। तो स्क्रीन को मैं क्या कर रहा हूं? यूज कर रहा हूं। अच्छा, क्या मैं तुम्हें स्क्रीन पढ़ाऊंगा तो स्क्रीन खत्म हो जाएगा? क्या स्क्रीन फर्दर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? तो ये एक तो पहली बात, मैं स्क्रीन को बेच तो नहीं रहा हूं, नाइदर रीसोल्ड नॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या स्क्रीन को मैं ट्रांसफॉर्म करके तुम्हें दे दिया? क्या तुम्हें पढ़ाने के बाद ये स्क्रीन गायब हो जाएगा यहां से? क्या ये प्रोडक्शन प्रोसेस में खत्म हो जाएगा? नहीं, ये सालों साल चलेगा। ये जब सालों साल चलेगा तो इसको मैं फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन में भी यूज नहीं किया। जैसे मिठाई बनाने के लिए मिल्क एंड शुगर था, मिठाई बना दोगे तो मिल्क एंड शुगर गायब हो जाएगा, अब वो मिठाई बन गया, तो वो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो यहां पर हम फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं कर रहे हैं, ना बेच रहे हैं। अच्छा, क्या मैं ये अपने कंजम्पशन के लिए ले आया हूं? ऑब्वियसली नॉट। लेकिन ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। इस वजह से ये क्या बनेगा? फाइनल गुड्स बनेगा। तो फाइनल गुड्स क्या होता है? दो कंडीशन में से अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, या तो हम खुद के कंजम्पशन के लिए लाए हैं, इसीलिए देखो और लिखा हुआ है, और का मतलब दोनों में से कोई एक, या तो हम कंजम्पशन के लिए लाए हैं या फिर हम इसको इन्वेस्टमेंट के लिए लाए हैं। दोनों में से कोई एक चीज भी हो रहा है तो वो बन जाएगा फाइनल गुड्स, अदरवाइज वो बन जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर है बात? तो फाइनल गुड्स क्या होता है समझ में आ गया। तो जब फाइनल तुम्हें समझ में आ गया तो इंटरमीडिएट भी समझ में आ ही गया होगा। इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल, या तो हम रीसेल के लिए खरीदे हैं, या फिर और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, या फिर हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदे हैं। या तुम ऐसा भी जान सकते हो, जो गुड्स फाइनल नहीं है वो इंटरमीडिएट है, जो इंटरमीडिएट नहीं है वो फाइनल है। इस तरीके से भी तुम अनुमान लगा सकते हो। अब एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले कुछ फाइनल का, टेलीविजन अगर मैं घर पे लगाया हूं, मेरे हॉल पर, हॉल का वॉल है ये, यहां पर टेलीविजन लगा है, बताओ टेलीविजन में क्यों खरीदा हूं? टेलीविजन में कंजम्पशन के लिए खरीदा हूं। अच्छा, टेलीविजन को अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगा दूं तो, ये उद्देश्य एकेडमी है, यहां पर हॉल में लगा दिया ताकि बच्चे आएंगे आईपीएल का मैच देखेंगे। अब क्या है ये? दिस इज इन्वेस्टमेंट। ये मेरे बैलेंस शीट में आएगा, मैं इस पर क्या लूंगा? हर साल डेप्रिसिएशन लूंगा। तो आइदर मैं कंजम्पशन के लिए खरीदा हूं या फिर मैं इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा हूं। अच्छा, अगर मैं टेलीविजन बेचने वाला दुकानदार हूं, मेरा बिजनेस है टेलीविजन बेचने का, और मैं टेलीविजन खरीदा हूं, अब क्या होगा? अब ये बनेगा इंटरमीडिएट, क्योंकि मैं किस लिए खरीदा हूं? रीसेलिंग के लिए खरीदा हूं। बात समझ में आ गया? तो रीसेलिंग के लिए जब हम खरीदेंगे तब वो इंटरमीडिएट, खुद के कंजम्पशन के लिए खरीदेंगे तो फाइनल, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लगाएंगे तब भी ये फाइनल हो जाएगा। ठीक है। मिल्क मैं खरीदा खुद के कंजम्पशन के लिए, फाइनल गुड्स। ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं सकता है मिल्क, ठीक है, मिल्क को हम क्या ही इन्वेस्ट कर लेंगे, इन्वेस्ट तो हो नहीं सकता है। अच्छा, मिल्क कोई मिठाई दुकान वाला खरीदा मिठाई बनाने के लिए, तो वो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खरीदा, जब वो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खरीदा वो क्या बन गया? इंटरमीडिएट। तो कोई प्रोडक्ट किसी के लिए फाइनल, किसी के लिए इंटरमीडिएट हो सकता है। मिल्क मेरे लिए फाइनल है, मिठाई दुकान वाले के लिए इंटरमीडिएट है। टेलीविजन मेरे लिए फाइनल है,
लेकिन टेलीविजन बेचने वाला दुकानदार के लिए वो इंटरमीडिएट है। तो कॉमोडिटी किसी के लिए फाइनल, किसी के लिए इंटरमीडिएट हो सकता है, ठीक है। तो एक इंसान के लिए फाइनल, एक इंसान के लिए इंटरमीडिएट, ऐसा हो सकता है। रेडी टू ईट फूड, मेडिसिन, और भी हम अगर एग्जाम्पल लें आगे तो बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। वीट, सॉयल, क्रूड ऑयल, स्टील, शुगर एक्सेट्रा, बहुत सारे इंटरमीडिएट गुड्स के भी एग्जाम्पल है, बहुत सारे फाइनल गुड्स के भी एग्जाम्पल हैं। क्लियर है मेरा बात? तो चलो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस करना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।